ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का। ये फर्स्ट पेज है। कल तक मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब आप अपनी बिल्डिंग पे खड़े हो गए छत पे और आप सीधे किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो या किसी आर्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को सीधा छत पे खड़े होकर सीधे हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ये ग्राउंड ये हो गया यहाँ पे आपका, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। और ये हाइट है जहां से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हो, दिस इज सर्टेन हाइट, ये h हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से थ्रो किया है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया ये इस तरह से। तो ये क्या सीधा सीधा चला जाएगा, क्या नीचे गिरेगा? सर आगे जाके नीचे गिरेगा। आगे जाके नीचे गिरेगा, हाँ आगे जाके नीचे गिरेगा। मतलब अब यहाँ पर भी वही सब एज्यूम्शन है कि आपको एयर का रेजिस्टेंस आपको नेग्लेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, आपको नेग्लेक्ट करना एयर रेजिस्टेंस को। तो इसका जो पाथ आएगा इस प्रोजेक्टाइल का ये ऐसा कुछ आएगा एंड फाइनली इट हिट द ग्राउंड, और ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। ये कोई पोजीशन है P, इस पोजीशन, तो इसमें ये जो लाइन है दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज कंसीडर्ड एट एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है इधर की, है ना, इस लाइन को आप क्या ट्रीट कर लो, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड सपोज इट इज वाई एक्सिस। अब क्योंकि इसके ऊपर मोशन नहीं है नीचे ही मोशन है, तो आपकी चॉइस है कि आप नीचे के एक्सिस को क्या लेना चाहते हो, पॉजिटिव लेना चाहते हो या नेगेटिव लेना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है ना। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को यहाँ पर क्या ले सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है प्रोजेक्टाइल, है ना। तो चाहो तो आप नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव दे लो, ये वर्टिकल डायरेक्शन है एंड ये सपोज वाई एक्सिस है, और नीचे का डायरेक्शन आपने प्लस ले लिया और ये वाले साइड का डायरेक्शन आपका प्लस है। तो ये जो मोशन हो रहा है आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है एक प्रकार से, ठीक है। एंड एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसमें भी एक्सीलरेशन नहीं है, और यू एक्स की वैल्यू ये किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, मतलब इसको तो आप तोड़ नहीं सकते इसी डायरेक्शन पे। और जो ए वाई है दैट इज ए वाई इक्वल्स टू जी, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई की वैल्यू जी है, लेकिन यू वाई कितना है, 0। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ। हाँ बोलो। यूएक्स यू कैसे हुआ? यू एक्स की वैल्यू यू इसलिए हो गया क्योंकि वो पूरा की पूरा एक्स डायरेक्शन पे है ना, तो उसका वाई कंपोनेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, पूरा की पूरा एक्स डायरेक्शन पे दिख रहा है, वाई कंपोनेंट है नहीं। अरे पूरा एक्स डायरेक्शन पे, अगर यहाँ से कुछ एंगल बन के रहता तो फिर उसका वाई कंपोनेंट भी होता और एक्स कंपोनेंट भी होता, समझ गए। और सर यू बाय 0 कैसे हुआ? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा, यू बाय 0 इसलिए है, देखो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मान लो ये वेलोसिटी है इधर पे u, ये पूरा की पूरा इधर पे है, तो व्हाट इज यू एक्स हियर, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू, एंड यू वाई है ही नहीं, तो कितना हो गया, ये 0, समझ गए। और अगर मान लो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी रहती है, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है,
ठीक है, अगर मान लो ये पूरा नीचे की तरफ रहता u, तो यहाँ पर ux इज इक्वल टू 0 बट uy इज इक्वल टू u। अभी समझ गए? हाँ सर। समझ गए या नहीं? यस सर। ओके ठीक है, लेकिन अगर कुछ एंगल बनाकर रहता ये, कुछ एंगल बना के रहता, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर ये u है और ये एंगल थीटा है, तो फिर इसके दोनों कंपोनेंट मिलेंगे आपको तब। तो फिर ये कंपोनेंट आपका ux कहलाएगा और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आपका uy। अभी समझ में आया? तो इस केस में ux इज इक्वल टू u है और uy इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू g, दैट इज ग्रेविटी, है ना। और यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो ये हो गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ तक ये हो गया x एक्सिस इधर का, सॉरी ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y, मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x और y हो गए एनी टाइम t पे। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ये v है जिसके दोनों कंपोनेंट आएंगे, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, p पॉइंट पर ये वेलोसिटी है। हाँ, इसमें x कंपोनेंट भी रहेगा वेलोसिटी का और y कंपोनेंट भी रहेगा, है ना। दिस इज vx एंड दिस इज vy। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, या ग्राउंड को जब ये प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है, तब ये वेलोसिटी फाइनली v है। और मान लो यहाँ पर एंगल अल्फा डिग्री है, या फिर इस एंगल को अल्फा ले लो, तो ये एंगल को मैंने थीटा ले लिया कि भाई जिस एंगल से ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट और वेलोसिटी का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और ये इस एंगल से ये ग्राउंड को हिट करेगा और फिर यहां से लेकर यहां तक दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलोगे? रेंज बोलोगे, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू रेंज, ये जो डिस्टेंस है ये रेंज कहलाएगा। तो ये ओरिजिन है आपका जहां से आपने लॉन्च किया, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? यहाँ पर का ये कोऑर्डिनेट रहेगा 0,h, और आप जब इस कोऑर्डिनेट की बात करोगे यहाँ पर के, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा बेटा दिस इज r,h रहेगा, और ये किस टाइम पे यहाँ पे पहुंच रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पे। दिस इज इक्वल्स टू vx, ठीक है। और जो टाइम है दिस इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये एनी टाइम t के लिए कंडीशन है, ठीक है। समझ गए ये सब? पूरा पूरा इतना समझ गए? पूरा क्या क्या कैलकुलेट करना हमको? हेलो, क्या क्या कैलकुलेट करना? तो उसकी रेंज y कंपोनेंट तो r रहेगा, लेकिन सॉरी कंपोनेंट r नहीं, y कंपोनेंट h। हाँ सर, वो 0 होना चाहिए ना? क्यों ग्राउंड 0 को हिट होना कर दिया चाहिए? तो क्यों 0 होना चाहिए? 0 तब होता जब ये जो बॉल है वो ग्राउंड पे नहीं, x एक्सिस पे कहीं पे होती, तब y की वैल्यू 0 आती ना। ये तो नीचे आ गया ना। एक्सिस अच्छे से देखो, पहले एक्सिस अच्छे से देखो फिर बात करो। हेलो, एक्सिस अच्छे से देखो बेटा। y की वैल्यू 0 कहां पर मिलती है? थोड़ा सोचो। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 मिलेगी कभी भी। x की वैल्यू 0 कहां पर मिलेगी? y एक्सिस पे। जैसे मैंने 0,h लिखा है एट द बेस ऑफ द टॉवर या बेस ऑफ द, ठीक है, हाइट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? किसने डाउट पूछा था ये? सर बट बॉल तो हिट कर चुका है ना y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को। x एक्सिस कहाँ है? x एक्सिस ऊपर है आपका, जहाँ ये नीचे ग्राउंड x एक्सिस नहीं है अब यहाँ। अच्छा सॉरी सर, ओके, मैं नीचे समझ। x एक्सिस आपका ऊपर है अभी। और पूछो, अभी क्या डाउट आ रहा हो? सर जैसे जहाँ से जो इनिशियल पॉइंट है अपना, अगर वो हाइट से अपन ने किसी एंगल पे बॉल अगर ऊपर से फेंकी तो फिर वो इंक्लाइंड होने तक ऑब्लिक रहेगा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे। देख, यहाँ से अगर एंगल बना के थ्रो करेगा तो यहाँ पे पहुंच के भी तो एंगल ऐसा कुछ आएगा ना, डायरेक्शन, तो यहाँ पर से भी हाँ ऑब्लिक बनेगा फिर। तो ये इसको भी इसी मेथड से करते, मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन ही है, बट वहां पे कैलकुलेशन आपके अलग आएंगे। मतलब इस तरह से फार्मूले नहीं बनेंगे आपके जैसे ऑब्लिक के बने थे, क्योंकि
ये केस ऐसा हो जाएगा कि पहले ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तक तो ये एग्जैक्टली ऑब्लिक है, मतलब ये यहाँ तक के कैलकुलेशन आपके बिल्कुल ऑब्लिक जैसे रहेंगे, और उसके बाद फिर आपको बदलना पड़ेगा कैलकुलेशन, और नहीं तो आप टोटल कैलकुलेशन भी कर सकते हो उसमें। ठीक है, समझ गए? एक सॉल्व एग्जांपल कराना वैसा। हाँ करवाऊंगा, लेकिन अभी पहले इसको तो कंप्लीट करने दो। ठीक है, वो तो अलग केस हो गया ना बेटा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट बोलते हैं उसको, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट है ना, तो ये नॉर्मल है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, ये सीधा सीधा है। अभी ये समझ गए इतना, या कोई डाउट है? सारे पॉइंट अच्छे से देख लो, बोर्ड पे सब कुछ अच्छे से देख लो, बस अब कैलकुलेशन बचा आपका, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, फटाफट हो जाएगा कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। अब बस आप तैयार रहो कि एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखना, वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखना, और दोनों को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखना है, वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखना, और उसको कनेक्ट कर लेना, बस इतना ही बचा अब इसमें। समझ गए? हेलो सर, तो फिर इसमें रेंज का फॉर्मूला अलग रहेगा ना? हाँ, इसमें रेंज का फार्मूला अलग रहेगा, कैलकुलेशन के तरीके वही रहेंगे। बेसिक जो तरीके हैं ना आपके इक्वेशन से सॉल्व करने वाले, वो बेसिक तरीके या बेसिक मेथड आपके वही वाले रहेंगे। समझ गया? बेसिक मेथड आपकी वही रहेंगी, बेसिक मेथड नहीं बदलेंगे कैलकुलेशन में। ओके, ये समझ गया पूरा डायग्राम अच्छे से, कि कोई डाउट है अभी डायग्राम पे? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, ये आपकी छत हो गई मान लो, और छत से आपने बॉल को कैसा फेंका, यहाँ पर सीधा फेंका है, तो ये सीधा इधर थोड़ी जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। अब ये बॉल ऐसी कुछ जाके यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगी। समझ गए? तो आपने सीधा फेंका ये ये वाले डायरेक्शन पे, तो एयर रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर मान लो आपको वेलोसिटी इस तरह से दिख रही है, यहाँ पर ये जैसे u है, तो ux इज इक्वल टू u और uy 0 है। अगर मान लो आपने सीधा ये इस तरह से दिख रहा है ये वाले डायग्राम पे, तो यहाँ पे ux 0 है और uy की वैल्यू u है, और अगर ये इस तरह से है तो फिर ux की वैल्यू आएगी और uy की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको। तो यहाँ से जब बॉल को आपने लॉन्च किया, प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसे कुछ जाके यहाँ कहीं पे गिरेगी। तो ax is equals to 0, ux is equals to u, ay is equals to g and uy is equals to कितना 0। आपने इसको x एक्सिस मान लिया और इसको y एक्सिस मान लिया, नीचे का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर तो मोशन है नहीं, और ये वाले डायरेक्शन को भी आपने क्या ले लिया है, पॉजिटिव x डायरेक्शन ले लिया है। मतलब ये आपका जो मोशन हो रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो एनी पॉइंट P पर, एनी टाइम T पर या एनी पॉइंट P पर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये एनी पॉइंट P है अभी आपका, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे इसका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, एंगल अल्फा डिग्री का बन रहा है, ये टाइम t पर यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है ये x रहेगा, इतना डिस्टेंस इसका y रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y। तो और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो जिस टाइम पे ग्राउंड को हिट करेगा वो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप रेंज बोलोगे, है ना। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट रेंज के बराबर और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे हाइट है। ध्यान देना, एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ऊपर है, एक्स एक्सिस यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये अगर ओरिजिन है तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 0,h रहेगा, ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा r,h। अगर मान लो आप नीचे का डायरेक्शन माइनस लेते तो ये कोऑर्डिनेट क्या आता, -h आता आपका। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कितना बनता है यहाँ पे, -h बनता। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? अगर आप नीचे का डायरेक्शन माइनस लेते तो ये कोऑर्डिनेट आपका
0 कॉमा माइनस एच और ये कोऑर्डिनेट r कॉमा माइनस एच बन जाता, बस इतना ही फर्क रहता। तो डायरेक्शन से ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि किसको प्लस ले रहे हो किसको माइनस ले रहे हो, डायरेक्शन से सिर्फ वेलोसिटी में प्लस और माइनस के साइन आते हैं आपके, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट पे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मान लो आपको ये सीधा डिस्टेंस चाहिए ये, तो ये सीधा डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से सीधे सीधे निकाल सकते हो। तो अब मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूं कि ये x की वैल्यू क्या होगी एनी टाइम t पे, ये y की वैल्यू क्या होगी, vx की वैल्यू क्या होगी, vy की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये सब वेलोसिटी और पोजीशन को अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन अब आपके बहुत आसान, बहुत ही सिंपल है। अभी क्या पूछा बेटा किसने? हेलो सर, फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में बनता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिए थे अपन ने, क्योंकि देखो वहां पे चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था वो पूरा मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ना? तो भाई नीचे का डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर पे पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उसी पे पूरा मोशन देख रहे हैं अपन, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया और वर्टिकल डायरेक्शन को यहाँ पे वाई एक्सिस मान लिया। तो ये हमने माना है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही होगा, आप कुछ और एक्सिस भी मान सकते हो, इनको जरूरी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हो। तो क्वाड्रेंट इज नॉट द फिक्स है, ठीक है। क्वाड्रेंट बोलना ज्यादा सही नहीं है, बस आप ये इस तरह से देखो कि आपने एक्सिस ले लिए और अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्सिस लेकर अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो और ज्यादा आसान हो जाता है, बस, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अब कैलकुलेशन करेंगे अपन, अब फटाफट कैलकुलेशन देखेंगे अपन। ले लिए सर। ओके, देखो ये ओरिजिन था यहाँ पर, है ना। मैं ये पेज नंबर 2 है आपका, कुछ कैलकुलेशन में यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे P पॉइंट पे, तो एट टाइम T पर पॉइंट P के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको अगर Vx निकालना है तो व्हाट इज Vx? Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। तो ये कितना बचेगा? ux बचेगा, क्योंकि ax आपका 0 है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ax इज इक्वल्स टू 0, ay इज इक्वल्स टू आपका g है। तो ये सिंपल कितना बचेगा बेटा? u के बराबर बचेगा। सो देयरफॉर Vx इज इक्वल्स टू आपका आ गया u। अब Vy निकाल लो, Vy किसके बराबर आएगा? दैट इज uy प्लस ay इंटू टी। तो ये हो गया 0 एंड इट इज g इंटू टी। तो Vy की वैल्यू किसके बराबर आ गई? आपकी gt। सो देयरफॉर टोटल वेलोसिटी एट P पॉइंट विल बी गिवन बाय Vx I कैप प्लस Vy j कैप। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी P पॉइंट पे ये है ui कैप प्लस gt j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर, दैट इज द स्पीड। ये स्पीड है इसकी। तो इस पॉइंट पे कितनी स्पीड है वो इस फार्मूले से दी जाएगी, तो अब आपको बस वैल्यू पुट करके निकालना होता है। दूसरा, अब आप x कोऑर्डिनेट अगर देख रहे हो इसका, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा? ये x कोऑर्डिनेट था यहाँ पर का, तो sx इक्वल्स टू ux प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर कर दोगे तो ये बन गया x, क्योंकि sx इज x हियर एंड इट इज ut। तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर ut आ गई। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1।
तो t इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा आपका x अपॉन u के बराबर। तो यहाँ पर भी ये जो टर्म है डेल्टा x मैक्सिमम, ये भी किसके इक्वल आएगा, ux इंटू कैपिटल T के बराबर रहेगा। सो रिमेम्बर दिस, ये अपन ने पहले भी पढ़े थे। अगर आपको ये कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, ux किसके बराबर यहाँ पर u के बराबर है, तो डायरेक्ट आप रेंज बता सकते हो। तो x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब आपको y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो y कोऑर्डिनेट में ऊपर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इस पेज पे। यहाँ पर सर आप नेक्स्ट पेज पे प्लीज कैलकुलेट करो। क्या सर नेक्स्ट पेज पर रुकना, यहीं पे बता रहा हूँ ना मैं, अभी नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत थोड़ी। ये आपका x एक्सिस है, ये डेटा तो यहीं लिखे हुए हैं आपके। यहाँ पे y मतलब एस वाई इक्वल्स टू y आएगा इक्वल्स टू आपका रहेगा u बाई टी प्लस हाफ ऑफ a वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। तो सीधा सीधा y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट ये मिल गया आपका, x कोऑर्डिनेट ये मिल गया आपका, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये वेलोसिटी और स्पीड की इक्वेशन मिल गई। मतलब p पॉइंट के आपके पूरे कैलकुलेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। p पॉइंट के पूरे कैलकुलेशन अच्छे से देख लो बोर्ड पे, p पॉइंट के कैलकुलेशन अच्छे से देख लो, p पॉइंट के एनी पॉइंट p के कैलकुलेशन देखो अच्छे से, p पॉइंट के कैलकुलेशन देखो बेटा अच्छे से। पोजीशन के कैलकुलेशन और वेलोसिटी के कैलकुलेशन, इतने की जरूरत होती है। इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे, हाँ बोलो सर। जब vx और vy मिल जाती तो उनको ऐड करते क्या वेक्टर के लिए? वेक्टर के लिए ऐड नहीं करते, वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करते। वेक्टर की क्या जरूरत है, वेक्टर का यूज कर रहे हैं अपन। तो अगर आपको p पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए कि भाई p पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, p पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मतलब ये वेलोसिटी कितनी है, तो ये वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, दोनों कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल ये वेलोसिटी है ना, और इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे तो फिर ये स्पीड बन जाएगा कि भाई यहाँ पर पहुंचने पे स्पीड कितनी है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? सर हाँ बोल। सर वो जो रेंज है वो कैसे आया? मतलब ये यूटी कैसे आया? हाँ वो ये वाली इक्वेशन से देख बेटा, ये इक्वेशन देख, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसी इक्वेशन से ये रेंज का फार्मूला निकला है। फर्स्ट इक्वेशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये रेंज हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ हिट करेगा तो टाइम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल टी लिखना पड़ेगा। समझ गए? हाँ सर फिर से बताइए, वो समझा नहीं अच्छे से। कौन सा वाला सर? वो पोजीशन से, ये वाला, ये ना राइट साइड वाला सर। ये हाँ ठीक है। देख, एनी टाइम टी पर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, ये यहाँ पर एनी टाइम टी पर। अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट क्या है, टोटल वेलोसिटी क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमने कैलकुलेट किया। समझ गए? मतलब इसकी पोजीशन निकाले और वेलोसिटी निकाले। तो ये तो पता ही है हमको। अब vx के लिए आपको क्या करना भाई, p पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक vx है एक vy है। तो vx के निकालने के लिए आपने इक्वेशन लगा दी है, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इनटू t। बस अब सॉल्व कर दिए तो vx की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, u के इक्वल आ गई। फिर vy निकाल लो, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इनटू t। ये इतना कैलकुलेशन आपका vy का हो गया। तो vy और vx आपने निकाल दिए, ये निकल गया आपका vx एंड vy। समझ गए? हेलो, समझ गया? हाँ सर। हाँ, उसके बाद अब आपने ये P पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को सम कर दोगे तो P पॉइंट की वेलोसिटी निकल जाएगी, और इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आपके पास vx कितना है, u है, तो ये ui कैप, और vy कितना है, gt, तो ये gt j कैप। तो मैग्नीट्यूड ये निकल गया, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड होता है। अब आपको ये x एक्सिस की पोजीशन निकालना, तो इसके लिए आपको सेकंड इक्वेशन यूज करना काइनेमेटिक्स की।
s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली, है ना, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर दोगे। तो जब ये इक्वेशन आप यूज करोगे एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो एस एक्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, तो ये x इक्वल्स टू, और यू एक्स कितना है, u है, यू एक्स कितना है u इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितना निकल गया आपके पास में, x इज इक्वल्स टू यू टी, और t अगर यहाँ देखोगे तो x अपॉन u है, ये हमने अभी रख ली है, आगे के लिए काम पड़ेगा। और y एक्सिस का जो कैलकुलेशन है एस वाई इक्वल्स टू वाई, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक का ये y है, इसलिए एस वाई इज इक्वल्स टू y लिखा हमने यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि यू वाई 0 है प्लस हाफ ऑफ ए वाई जी टी है, तो सॉरी ए वाई जी है, तो ये इक्वेशन कितनी होगी सॉल्व करने पे, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इस पे देखो, चाहे ये वाला कैलकुलेशन हो या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का कैलकुलेशन हो, सभी में आप x डायरेक्शन को अलग कैलकुलेट कर रहे हो, y को अलग कैलकुलेट कर रहे हो बस। और अगर वेलोसिटी चाहिए होती तो दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, समझ गए कि नहीं, वेलोसिटी चाहिए तो दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं। पोजीशन वेक्टर चाहिए, अगर मान लो इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आपको x और y कंपोनेंट के साथ में लिखना पड़ेगा ना, पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आप x एक्सिस के कैलकुलेशन अलग कर रहे हो, y एक्सिस के कैलकुलेशन अलग कर रहे हो। x एक्सिस की जगह पे हम ये बोलें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कैलकुलेशन आपके अलग हो रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन के कैलकुलेशन आपके अलग हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल के कैलकुलेशन मतलब x एक्सिस के कैलकुलेशन अलग करो, वर्टिकल मतलब y डायरेक्शन के कैलकुलेशन अलग करो, बस ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर समझ गए। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर ले लिया। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट और ये रेंज, ये सब मिटा देता हूँ मैं। Now page number 3, पेज नंबर 3 सबसे पहले देख लो अब इक्वेशन ऑफ पाथ, तो x इक्वल्स टू कितना था ut एंड y इक्वल्स टू क्या था, हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये था कि नहीं, इसके पहले वाले पेज में निकाले थे ना अपन ने। अरे x की वैल्यू क्या, यस सर याद है, ut आया था, और ये y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, क्योंकि ये x एक्सिस है इधर पे, तो ये जो y की वैल्यू है, ये पॉइंट B है, ये y की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई थी, है ना। तो यहाँ से t को एलिमिनेट कर दो, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ g, t की जगह पे क्या लिख सकते हो, x अपॉन u का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ax स्क्वायर। कंपेयर कर लो, a मतलब कोई कोफिशिएंट है यहाँ पे, दैट इज g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर, तो ये इक्वेशन का है कि ये इक्वेशन किसकी दिख रही है आपको, बताओ जल्दी से। अब पैराबोलिक इक्वेशन मतलब इसका ये जो पाथ होता है, ये पाथ भी कैसा रहता है, पैराबोलिक पाथ रहता है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है यहाँ पे, इट इज आल्सो अ पैराबोलिक पाथ, समझ गए अभी, ये भी पैराबोलिक पाथ है बेटा, ठीक है, ये भी पैराबोलिक पाथ है, ये इक्वेशन से प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो अभी। वो इक्वेशन के लास्ट टू स्टेप नहीं समझे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर कैसे है। अरे इसको आप देख, ये जो इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर, यस सर, और ये जो टर्म है g अपॉन 2u स्क्वायर को मैंने a मान लिया यहाँ पे। तो अगर आप g अपॉन 2u स्क्वायर को a मान लोगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो हाँ यार ये तो पैराबोला जैसा दिख रहा है ना।
इसलिए हमने बोले कि भाई ये पैराबोलिक इक्वेशन है कंपेयर करने के बाद में। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आती तो आपको इक्वेशन कैसे दिखती, mx प्लस सी के फॉर्म पे दिखती, लेकिन वैसी नहीं दिख रही है ये। ठीक है, समझ गए, समझ गए या नहीं? सर वो टी की वैल्यू अरे भाई यहाँ से देख, ये t अगर चाहिए तेरे को x अपॉन यू कर देगा तो t निकलेगा। हेलो, यस सर, यू से डिवाइड कर दे तो t निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो t था उसकी जगह पे क्या कर दिया, x अपॉन यू कर दिया ना। समझ गया? हाँ सर ठीक है। ठीक है, ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया क्या? हो गया? यस सर। पेज नंबर 4 अब। Now time of flight, page number 4, टाइम ऑफ फ्लाइट t। देखो जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा, नाउ t की वैल्यू कैपिटल T है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h। होगी कि नहीं? जब ये टाइम कैपिटल T होगा तो y की वैल्यू h हो जाएगी ना, आया ना? यस सर। तो ये इक्वेशन है आपके पास में, सिंस y इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर है, सो देयरफॉर ये बन गया h, ये हो गया हाफ, ये हो गया gt स्क्वायर। सो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, 2h अपॉन g का रूट। हो गया खत्म, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। समझ गए अब? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का, डायरेक्ट ये इस तरह से आ गया। देखो इसमें ना लिंक चलती है, पूरा की पूरा लिंक से काम होता है। मतलब एक आ गया तो उसके बाद आपको दूसरा समझ में आ जाएगा, फटाफट होते जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज देखो, यहीं पे रेंज का कैलकुलेशन कैसे होगा। रेंज पेज नंबर 5, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जब t की वैल्यू कैपिटल T होगी तो उस टाइम पे x की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, r। जब ये t है तो ये x की वैल्यू r हो जाएगी। सो देयरफॉर सिंस x इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास में, ut, तो देयरफॉर x की जगह r इक्वल्स टू u, यहाँ पे बन गया कैपिटल T। तो r इज इक्वल्स टू u इनटू कैपिटल T किसके बराबर था, अंडर रूट 2h अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, रूट 2h अपॉन g होता है। ये रेंज निकल गया। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले ली सर। ठीक है सर पहले जो एक आर मैक्सिमम निकाला था वो फिर क्या था? कहाँ पे पहले आर मैक्सिमम निकाला था, इसके पहले? हाँ सर। वो अलग केस है बेटा, ये अलग केस है। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन था। नहीं नहीं, इससे पहले निकाला तो सर था आपने वो x निकाले थे ना पहले, u इंटू टी। हाँ ux इंटू वो यही था ना सर? अरे यही तो है भाई, ये x इक्वल्स टू ut तो है ये सर। ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट था। सर वो नीचे वाला पूछ रही। ये लिखा हुआ देख, ux। सर आपने तो अभी वैसे बता दिए थे, आपने अभी प्रूफ करके बताया ना। अरे यार ये मैंने प्रूफ करके बताया ना, सोते रहते हो क्या तुम लोग? ये प्रूफ किया हूं कि नहीं मैंने, x की वैल्यू ut कैसे आई है? यस सर। अभी प्रूफ किया था ना मैंने, sx इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर।
तो Sx का मतलब क्या हो गया यहाँ पर x हो गया। X. x का मतलब क्या है u इंटू टी प्लस हाफ ax की वैल्यू 0 इंटू टी स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे सॉल्व करने पे ut। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ पे। देखो अभी देखो अभी, इसलिए मैं रुकता हूँ, देखने के लिए रुकता हूँ। ऐसा नहीं कि फिर तो खो गए कहीं दुनिया पे, इधर उधर का काम करने लगे। पूरा कंसंट्रेशन, 1 घंटे का कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे आपको मोबाइल पे, कहीं खोना भी मत, क्योंकि टर्म बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखना पड़ता है। चाहो तो आप लिखते जाया करो फटाफट कॉपी पे, साथ में वहां पे कुछ कुछ ऐसा आ रहा तो आप तुरंत लिख लो, भली बाद में फेयर करना। रफ कॉपी भी साथ में रखो, ऐसा नहीं कि सोते सोते पढ़ रहे हैं हम, सोते सोते मत पढ़ो। अभी अभी भी कुछ हो तो पूछ लो, अभी और बता दूंगा, मत परेशान नहीं होना। डांटने का मतलब ये नहीं होता कि पूछोगे नहीं, ठीक है। डांटने का मतलब ये नहीं समझा करो कि हम पूछेंगे नहीं, पूछना है। डांटना मेरा फर्ज होता है, मुझे डांटना तो है ही, क्योंकि डांटूंगा नहीं तब तक पढ़ोगे कैसे फिर। अभी समझ गए या कुछ है अभी भी? ऐसा तो है नहीं कि मैं डांटूंगा तो तुमको गोली लग जाएगी, यहाँ से गोली भी नहीं मार सकता ऐसा तो इधर से, यहाँ से मैंने गोली मारा तुमको लग जाएगी गोली, है ना। डांटना मेरा काम है, पूछना तुम्हारा काम है, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करो। पढ़ने का तरीका ये है कि ओके, आगे बढ़ते हैं अपन ना। नाउ पेज नंबर 6, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ पेज नंबर 6 में देखो अभी, हाँ, ये जो वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी आपकी? एट टाइम टी पर आपके पास में vx किसके बराबर आया था? u। vy किसके बराबर था? gt के बराबर था कि नहीं था? तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, जब टाइम t की वैल्यू कैपिटल T होगी, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, तब भी vx u रहेगा और vy किसके बराबर रहेगा? gt के बराबर। सो देयरफॉर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, ये आ जाएगा आपका vx i कैप प्लस vy j कैप। तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू u i कैप प्लस gt इंटू j कैप। और स्पीड अगर आपको चाहिए यहाँ पर कि भाई कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट कर रहा है, इट इज गिवन बाय u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर। और कितने एंगल से हिट कर रहा है ये भी निकाल सकते हो। सो दैट इज vy अपॉन vx। देखो एंगल कैसे, परपेंडिकुलर क्या है? vy है, और बेस क्या है? vx है। vy की वैल्यू कितनी है? gt। vx की वैल्यू क्या है? u है। तो आपने एंगल भी निकाल लिया कि कितने एंगल से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो जितने कैलकुलेशन हैं इसमें वो सारे आ चुके हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं अभी, है ना, एक न्यूमेरिकल डेटा से कैलकुलेशन करते हैं तो तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगी। एक न्यूमेरिकल डेटा लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी, हाँ जल्दी से ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और कुछ डाउट है तो पूछो अभी। देखो अभी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पेज नंबर 7, एक क्वेश्चन। देन पेज नंबर 7, देखो अब एक क्वेश्चन करते, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन ये है कि ये एक आपने हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है यहाँ पर, एंड सपोज द हाइट h इज इक्वल्स टू 20 मीटर की हाइट है। ट्वेंटी मीटर की हाइट है और यहां पर से आपने प्रोजेक्टाइल को u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। समझ गए?
और क्वेश्चन में जी की वैल्यू भी कितनी लेना आपको 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जाके गिरेगा तो आपको ये बताना है कि इसकी रेंज कितनी होगी, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कितनी स्पीड से हिट करेगा, और जब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आप इसको क्या ट्रीट कर लेना, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, और जो नीचे का डायरेक्शन है दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, बट इसको नीचे वाई डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेना। समझ गए? तो आपको रेंज निकालना है, फिर ये कितनी स्पीड से इसको हिट कर रहा है ये निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कितना आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h अपॉन जी। फार्मूला लग के करूं, बट ये फार्मूले कैसे बने हैं इनको निकालने की अच्छे से प्रैक्टिस करना, फार्मूले कैसे आए हैं ये, तो उससे आपको फार्मूले याद रहेंगे, नहीं तो आप फिर मिक्सअप कर लोगे कि यार ये कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा हो गया है ना। तो आप फार्मूलों को अच्छे से करना, 2 into 20 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे विद साइन वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, कितना आ गया 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। रेंज का फार्मूला होता है u into t डायरेक्ट, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी है, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, दिस इज 20 मीटर। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u, और जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो किसके बराबर होता है, gt के बराबर होता है। तो u मतलब ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 10, नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये 20, सो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर टोटल वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो दिस इज 10 i कैप प्लस 20 j कैप। तो स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज गिवन बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट 500, 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। रेंज कितना आ गया आपका, दिस इज 20 मीटर। और कितने एंगल से हिट कर रहा है ये भी निकाल लो, tan थीटा इक्वल्स टू vy अपॉन vx 20/10। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, tan इनवर्स 2 के बराबर आ गया थीटा की वैल्यू। जो भी कैलकुलेशन करने के थे वो सारे कैलकुलेशन अपन ने यहाँ पर कर लिए। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। बट दिस इज दियर एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ है, समझ गए, वो एक्चुअल पाथ है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर का शॉर्टेस्ट। अच्छा अगर ये यहाँ से सीधा भी फेंकेगा ना तो बॉल यहाँ सीधे नहीं आएगी कभी, यहाँ से अगर डायरेक्ट वेलोसिटी ऐसी रखेगा तो ये ऐसे नीचे आके कहीं गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे अपना रोल प्ले करने लगेगी। बट दिस इज नॉट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये कैलकुलेशन ऐसे हो गए आपके, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का। देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है, हाँ सर आज जहाँ तक पढ़ा है वहीं तक आएगा ना? हाँ, आज जहां तक पढ़ा है वहीं तक आएगा। एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेज नंबर 8। देखो एक क्वेश्चन है फिर से इसी से रिलेटेड। यहाँ पे एक एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन आप बोल सकते हो, ठीक है, एंड इट इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे उड़ रहा है और इसकी स्पीड है अभी 900 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। और ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये, ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये दिया हुआ है। दिस हाइट इज इक्वल्स टू 400 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है, 400 मीटर हाइट पे है।
यहाँ कहीं पर एक टैंक है किसी एनिमी का, तो यहां से जब ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा, ठीक है, यहां पर से, तो ये कितनी दूर है यहाँ पर जिससे ये बॉम्ब यहाँ पर गिरे, मतलब सिचुएशन समझ गए। तो ये वैल्यू आर आपको देखना है कि ये कितनी दूर रहना चाहिए जिससे बॉम्ब इसको हिट कर पाए। समझ गए या नहीं? यस सर। बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द फाइटर प्लेन, ये बॉम्ब है यहाँ पे, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फाइटर प्लेन। समझ गए क्वेश्चन? कैलकुलेशन कैसे करना है? सबसे पहले तो ये u हो गया, u की वैल्यू आपका 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है। मतलब बॉम्ब की जो वेलोसिटी है वही किसकी रहेगी? प्लेन की। प्लेन की जो वेलोसिटी है वही बॉम्ब की रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो। तो सर 50 कैसे? प्लेन के 50 कैसे हुआ सर? वो 5 250 मीटर अरे पर वो सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया सर ने। सर 250 होना चाहिए सर। क्या 250 होगा पीछे में सर 250 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, रुक जाओ। दिस इज 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन यहाँ पे बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी रहेगी? ये रहेगी कि कुछ और रहेगी? 0 रहेगी। क्या ये बॉम्ब यहीं गिर जाएगा कि ऐसा आगे जाके गिरेगा? आगे जाके। बॉम्ब की वेलोसिटी सीधा आगे। बॉम्ब की वेलोसिटी क्या रहेगी? 250 मीटर पर। हाँ, जो प्लेन की वेलोसिटी है वही बॉम्ब की वेलोसिटी है हमारे लिए, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। समझ गए? जो प्लेन का पायलट है उसके लिए तो बॉम्ब को गिराया उसने, मतलब उसके लिए उसकी वेलोसिटी 0 है, जो पायलट है उस ऑब्जर्वर के लिए, पायलट के लिए। लेकिन हमारे लिए बॉम्ब की जो वेलोसिटी आएगी वो प्लेन की वेलोसिटी, क्योंकि बॉम्ब अभी प्लेन पे ही अटैच था, तो जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वही बॉम्ब की वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसी के साथ अटैच था। मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कितनी आएगी? 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये रेंज निकालना, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, g की वैल्यू 10 ले लेना। दिस इज 400 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ गया यहाँ पर? √80 √80 है ना। तो रेंज का फार्मूला होता है ut, अब ये निकाल लो। u कितना है तुम्हारे पास? 250 इंटू √80 मीटर। सॉल्व कर लो, हो गया। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी कितनी लेना। तो बॉम्ब की वेलोसिटी यहाँ पे प्लेन की वेलोसिटी के बराबर लेना है, क्योंकि बॉम्ब प्लेन के साथ अटैच है तो बॉम्ब की वेलोसिटी भी प्लेन के बराबर ही रहेगी, ठीक है। और जब छोड़ दिए प्लेन से, जब जैसे डिटैच होगा तो तुरंत में उसकी वेलोसिटी प्लेन के बराबर, उसके बाद फिर बाकी के इफेक्ट आएंगे उसमें, ग्रेविटी और ये सब। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉम्ब की, दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया अभी?